Let's start today's topic. We are going to discuss about some more characters which distinguish the organisms on the basis of some characters. क्योंकि हमने कल भी ये तमाम चीज़ें पढ़ी थी और हमने ये कहा था कि ये जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं या जितने भी आपको यहाँ पर ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं, ये तमाम ग्रुप्स जो हैं ये किसी न किसी कैरेक्टर की बेस पे एक दूसरे से सेपरेट हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही ये जो आज हम पढ़ने लगे हैं, these are also some characters which distinguish these organisms on the basis of certain characters, and we use these characters to differentiate between groups, etc. So let's have a discussion on those characters which can distinguish this organism on the basis of certain characters. यहाँ पर सबसे पहले तो वही वाला जो एक टेबल है, इस टेबल को हम एक थोड़ी सी जो है वो यहाँ पर दोबारा से कॉपी पेस्ट करके तो यहाँ पर हम डिस्कशन इस टेबल को देंगे, इस ग्राफ को, क्योंकि ये जो ग्राफ है इसके अंदर ही हमारे मजीद फर्दर जो टॉपिक्स हैं वो आए हुए हैं। एक छोटी सी कल के टॉपिक की रेपिटेशन देख कर लेते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह अब हम आगे चलेंगे। यहाँ पर अब अगर आप गौर करें तो आपको याद होगा कि कल हमने एंसेस्टर्स से बात की थी, फिर हम किसी न किसी कैरेक्टर के बेस के ऊपर ऑर्गेनिज्म को एक दूसरे से, ऑर्गेनिज्म के ग्रुप्स को एक दूसरे से सेपरेट करते आए थे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो जो प्रोटिस्ट एंसेस्टर्स हैं, इन एंसेस्टर्स के बाद हमने कल क्या कहा था कि वो जो एक है कैरेक्टर टिश्यू और ऑर्गन वाला, उसकी वजह से हमने उन ऑर्गेनिज्म में जिनमें सिर्फ टिश्यू है उनको हमने रख दिया पैराजोआ में, और यूमेटाजोआ वो हैं जिनके अंदर ऑर्गन मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसे ही जो हमारे पास यूमेटाजोआ में फिर आगे हमने मजीद कैटेगरीज बनाई कि वो वाले ग्रुप्स के जिनके अंदर जो है वो सिमेट्री रेडियल है उनको अलग कर दिया, जिनके अंदर बायलेटरल है उनको हमने सेपरेट कर दिया। फिर इसी तरीके से बायलेट्रिया और रेडिएटा में एक और डिफरेंस भी जो हमने कल लेक्चर के एंड पे बनाया था, वो क्या था, वो ये था कि ये जो दोनों ग्रुप्स हैं इनमें जो लेयर्स हैं एम्ब्रियोनिक लेयर्स, उनका भी फर्क है। मैंने आपको एम्ब्रियोनिक लेयर्स के हवाले से कल बताया था। एम्ब्रियोनिक लेयर्स जो हैं वो हैं जैसे ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, फिर उसके बाद जो है वो डिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लो और डिप्लो। अब ये ट्रिप्लो और डिप्लोब्लास्टिक जो हैं ये जो लेयर्स हैं ये बायलेट्रिया में ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ये कल के लेक्चर आप ओपन करके देख लीजिए, उसमें लिखा हुआ है, और जो रेडिएटा है उसमें डिप्लोब्लास्टिक है, ये कल हमारी बात हो गई थी। फिर हमने ये कहा था कि बायलेट्रिया जिनमें 3 लेयर्स हैं उनमें मीजोडर्म की वजह से सीलोमेट बन सकती है, और हम एसिलोमेट को सिर्फ किस वजह से बायलेट्रिया में रखते हैं, क्योंकि इनमें मीजोडर्म होती है। चाहे सीलोम नहीं बनती तब भी मीजोडर्मल ऑर्गन्स तो बनते हैं ना, लिहाजा हम इनको बायलेट्रिया जैसे हमने कल ये सारी बातें कर ली थी, एसिलोमेट्स वाली, और ये तमाम बातें कल हमारी हो गई थी। लेट्स मूव फर्दर। अब हमने यहाँ पर जो है वो अगली कैटेगरी आ जाती है सिलोमेट्स के आगे डिफरेंशिएशन की, क्योंकि ये बात तो अंडरस्टूड है कि हमने तमाम ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट बेसिस पे वो किया था, डिफरेंशिएट किया था। तो जो सिलोमेट्स हैं
अब इनमें मजीद डिफरेंशिएशन क्या होती है, क्योंकि अब हम एक ये जो ग्राफ है इसके हवाले से एक चीज अपने ज़हन में रखिएगा कि यहाँ से यहाँ ये जो ग्राफ की जो उठान है, जो ग्राफ की पीक है, ये किस तरफ है, ये लोअर टू हायर है। यानी वो ग्रुप जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं और वो ग्रुप जो कम कॉम्प्लेक्स हैं, हम कम कॉम्प्लेक्स से ज्यादा कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं। तो जो जो ऑर्गेनिज्म कम कॉम्प्लेक्स हैं वो क्यों है और जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं वो क्यों हैं, वो कैटेगरीज अब हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। एसिलोमेट्स में एक ग्रुप आ जाता है प्लेटीहेल्मिन्थ्स, सूडोसिलोमेट्स में ग्रुप आ जाता है एस्केल्मिन्थ्स, ठीक है। अगला जो ग्रुप है सिलोमेट्स, इसके अंदर दो और कैटेगरीज आती हैं जिनकी बेस पे हम इस ग्रुप को मजीद डिवाइड करते हैं, और वो है ड्यूटेरोस्टोम्स और प्रोटेरोस्टोम्स, ठीक है। ये जो ड्यूटेरोस्टोम्स और प्रोटेरोस्टोम्स हैं, ये कौन सी कैटेगरीज हैं? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको शुरू में कहा था कि जो पहला डिफरेंस है वो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बेस पर है। पहला डिफरेंस बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बेस पर है, ठीक है। फिर हमने कहा था दूसरा डिफरेंस जो है वो सिमेट्री के बेस पर है और एम्ब्रियोनिक लेयर्स की बेस पर है। एम्ब्रियोनिक लेयर्स मतलब ट्रिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। इस लेयर के इस डिवीजन के दो क्राइटेरिया, सिमेट्री और एम्ब्रियोनिक लेयर्स। फिर हमने कहा था कि तीसरी जो कैटेगरी है वो किसकी बेस पर है, वो सीलोम की बेस पर है, ठीक है, सिलोमेट्स या सिलोमेट्स। उसके बाद अब ये जो कैटेगरी है, ये जो डिफरेंस है जो इसके सब ग्रुप बना रहा है, वो डेवलपमेंटल बेसिस है। कुछ डेवलपमेंटल होते हैं, डेवलपमेंटल डिफरेंसेस होते हैं ग्रुप्स में, जिसकी वजह से हम इनको क्या कह देते हैं कि इनके अंदर डेवलपमेंटल डिफरेंसेस हैं, जिसकी वजह से हम इस सिलोमेट के ग्रुप को मजीद सब डिवाइड करते हैं। तो देख लेते हैं कि इनमें जो है वो डेवलपमेंटल डिफरेंस क्या है। लेकिन सबसे पहले हमें इसके लिए एक चीज अंडरस्टूड होनी चाहिए, और वो है अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। कि डेवलपमेंट की अर्ली स्टेजेस जो हैं वो क्या होती हैं। देखिए याद रखिए, डेवलपमेंट की अर्ली स्टेजेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। इसकी अर्ली स्टेजेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब एक दफा फर्टिलाइज होने के बाद एक जाइगोट बनता है, और ये जाइगोट जो है ये उसके बाद करता है मियोसिस, आई एम सॉरी, जाइगोट उसके बाद क्या करता है, माइटोसिस करता है। ये माइटोसिस करता है और माइटोसिस करके ये अपना सेल डिवाइड करना शुरू करता है, ठीक है। जब ये सेल डिवाइड हो रहा होता है ना, तो सेल के दरमियान में आपको पता है कि माइटोसिस में एक स्टेप आता है साइटोकाइनेसिस, जिसमें सेल दरमियान में से डिवाइड हो रहा होता है, साइटोकाइनेसिस। तो ये देखिए कि जब दरमियान में से एक ये एक लाइन क्रिएट होती है जो सेल को दो हिस्सों में चेंज करती है, इस लाइन को हम कहते हैं क्लीवेज। ये लाइन असल में किसकी वजह से है, साइटोकाइनेसिस की वजह से है, और ये सेल को दो हिस्सों में क्लीव कर रही है, लिहाजा इस लाइन को आप क्या कहते हैं, क्लीवेज। तो एम्ब्रियो में पहली क्लीवेज इस तरह आती है, दूसरी क्लीवेज फिर यहां से यहां ऐसे आती है। पहली क्लीवेज इस तरह आ रही थी, दूसरी क्लीवेज जो है वो ऐसे आती है, फिर उसके बाद एक क्लीवेज और आती है। तो ये जो जाइगोट होता है, ये जब डिवाइड हो रहा होता है, जाइगोट के अंदर जब डिवीजन आ रही होती है, जाइगोट के अंदर जब साइटोकाइनेसिस होती है, तो इस स्टेज को हम कहते हैं कि जाइगोट क्लीवेज की स्टेज से गुजर रहा है। तो पहली क्लीवेज जो है वो आपके सामने है, जो वर्टिकल आ रही है वाई एक्सिस पे। दूसरी ये क्लीवेज है, ये एक्स एक्सिस पे आ रही है। तो अब इसमें जो है वो हम बात करते हैं कि जो एम्ब्रियोनिक सिमेट्री है वो क्या होती है। एम्ब्रियोनिक सिमेट्री आफ्टर फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियोनिक सिमेट्री आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये बड़ी जो है वो इंपॉर्टेंट बात है, ये मैं अभी आपको जो है वो बताता हूँ। एम्ब्रियोनिक सिमेट्री क्या है। सिमेट्री के बारे में कल हमने कहा था कि उसका प्लेन क्या बन रहा है, क्या उसका प्लेन एक बन रहा है या उसके प्लेन दो बन रहे हैं उसको डिवाइड करने के। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप एम्ब्रियोनिक सिमेट्री की बात करते हैं, तो ये डायग्राम आप जरा बुक से ओपन करके देखिए। ये जो डिवीजन है, ये वाली, ये और ये दोनों के दोनों एम्ब्रियोनिक सिमेट्री के हिसाब से, ठीक है। यहां पर सिमेट्री की बात आ जाती है। इसमें आप अगर देखें ना, तो एम्ब्रियो को अगर आपने डिवाइड करना है, एम्ब्रियो का क्रॉस सेक्शन कट करना है या एम्ब्रियो को डिवाइड करना है, तो यहां पर गौर कीजिए, एक सेल ये, दूसरा सेल ये, तीसरा सेल ये, चौथा सेल ये और चार सेल ये। अगर आपने प्रोटोस्टोम में एम्ब्रियो को डिवाइड करना है, तो इसका डिवाइडिंग प्लेन होगा एस शेप्ड, इसका डिवाइडिंग प्लेन एस शेप्ड होगा। तो जब एस शेप प्लेन होगा डिवाइडिंग प्लेन,
तो इस सिमेट्री को हम कहेंगे स्पाइरल सिमेट्री, स्पाइरल क्लीवेज। यानी एम्ब्रियो को डिवाइड करने के लिए आप स्ट्रेट लाइन में नहीं जा सक रहे, बल्कि आपको एस शेप प्लेन बनाना पड़ रहा है, तो इसको आप कहते हैं स्पाइरल सिमेट्री। जबकि इसमें क्या है, एम्ब्रियो को डिवाइड करने के लिए आप स्ट्रेट एक्सिस यूज कर रहे हैं, इसको आप कहते हैं रेडियल सिमेट्री। ये रेडियल क्लीवेज है, ये रेडियल सिमेट्री है, ठीक है। तो एम्ब्रियोनिक सिमेट्री की भी बात होगी, तो एम्ब्रियोनिक सिमेट्री में भी एक स्पाइरल होती है जिसमें आपको एम्ब्रियो को डिवाइड करने के लिए एस शेप जाना पड़ रहा है, और ये है जो स्ट्रेट लाइन है। तो जो एस शेप है वो स्पाइरल है, और जो स्ट्रेट लाइन प्लेन्स हैं उनको हम रेडियल क्लीवेज का नाम देते हैं। तो कुछ में क्लीवेज जो है वो स्पाइरल होती है, कुछ में स्पाइरल क्लीवेज होती है, कुछ में रेडियल क्लीवेज होती है, जहां हम इसको बिल्कुल एक दायरे की तरह डिवाइड कर सकते हैं। फिर अगली चीज जो है, जो डेवलपमेंटल डिफरेंस है, वो है सीलोम फॉर्मेशन। देखिए एक बात ध्यान में रखिए कि प्रोटेरोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम कहां जाकर आए हैं। इधर देखिए, प्रोटेरोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम में एक फीचर जो कॉमन है वो कौन सा है, कि दोनों क्या हैं, सिलोमेट्स हैं, दोनों सिलोमेट्स हैं। तो पहला क्राइटेरिया क्या था कि एम्ब्रियोनिक सिमेट्री क्या है। दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि उनकी सिलोम का ओरिजिन क्या है, सिलोम ओरिजिन। यहां देखिए, इसकी सिलोम जो है वो इधर बन रही है, इसकी सिलोम इस साइड पर बन रही है। तो प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम जो हैं, इनके अंदर जो सिलोम है उसकी फॉर्मेशन जो है वो जिसको आप कहते हैं कि सिलोम की फॉर्मेशन के डिफरेंस पे भी हम इनको जो है वो अलग अलग नाम देते हैं। एक में सिलोम ऊपर की तरफ बन रही है, एक में सिलोम नीचे की तरफ बन रही है, तो ये इन दोनों का बड़ा वाज़ेह डिफरेंस होता है, ठीक है। तो फिर इसी तरीके से ये ब्लास्टोपोर है, ये ब्लास्टोपोर है, ये भी डेवलपमेंट के दौरान दरमियान की स्टेजेस है। ड्यूटेरोस्टोम में ब्लास्टोपोर से बनते हैं एनस एनस, और प्रोटोस्टोम में या प्रोटेरोस्टोम में ब्लास्टोपोर से बनता है माउथ। अब ये बड़ा ही वाज़ेह डिफरेंस है, दोनों सिलोमेट्स हैं, कोई फर्क नहीं है सिलोम के हिसाब से, ठीक है। लेकिन जो डिफरेंसेस आपके सामने आ रहे हैं उसकी वजह से हम इनको डिफरेंशिएट करते हैं, स्पाइरल क्लीवेज, रेडियल क्लीवेज। सिलोम फॉर्मेशन, सिलोम फॉर्मेशन, ब्लास्टोपोर से क्या बन रहा है, इसमें एनस, इसमें माउथ, ठीक है। और आगे जो है वो फिर इसकी चंद एग्जांपल्स हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो बुनियादी बात करने की थी बेटा वो ये थी कि जो डेवलपमेंट है उसके डिफरेंस की बेस पे हम बात करते हैं कि जो डेवलपमेंट है उसमें कौन कौन से डिफरेंसेस हैं। अब सिलोमेट्स के, इसी एक सिलोमेट्स के बड़े ग्रुप के अंदर डेवलपमेंटल डिफरेंस आ रहे हैं, सारे सिलोमेट्स इसी में आएंगे, लेकिन जिनमें डेवलपमेंटल डिफरेंसेस हैं उनमें कुछ ड्यूटेरोस्टोम में आते हैं, कुछ प्रोटेरोस्टोम्स में आते हैं। तो जो ड्यूटेरोस्टोम्स में आते हैं उनको हम जो है वो अलग ग्रुप है, उसमें ये ग्रुप है कॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा और इकाइनोडर्मेटा। प्रोटेरोस्टोम में जो आ रहे हैं उसमें ये ग्रुप्स हैं। इसका मतलब ये है कि सिलोमेट अगर एक, ये इन सब में बाकी आगे आने वाले जितने ग्रुप्स हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें कॉमन फीचर जो है वो ये है, आगे आने वाले जितने ग्रुप्स हैं उनमें कॉमन फीचर है सिलोमेट का। लेकिन जो डिफरेंसेस हैं, कुछ ड्यूटेरोस्टोम है, कुछ प्रोटेरोस्टोम्स है। अब ड्यूटेरोस्टोम में ये जो फीचर है ये ड्यूटेरोस्टोम के हैं, ये फीचर प्रोटेरोस्टोम के हैं। इसका मतलब है कि सिलोमेट्स भी आपस में डिफर करते हैं, ठीक है। सो यहां से अब ऑनवर्ड हम वो ग्रुप्स पढ़ते हैं जो ग्रुप्स हमने अब यहाँ पर आगे जो है वो पढ़ने हैं। कौन से ग्रुप्स, ये बेटा वो ग्रुप्स हैं जो अब आपको ये बताएंगे कि आप अब क्या क्या कुछ जो है वो जो आपको ये बताएंगे कि किंगडम एनिमेलिया में डाइवर्सिटी क्या है, और ग्रुपिंग के हिसाब से डाइवर्सिटी किस किस किस्म की है, कौन सा ऑर्गेनिज्म किस ग्रुप में आता है, कौन सा ऑर्गेनिज्म सिलोमेट है, एसिलोमेट है, सूडो सिलोमेट है, रेडियल है, बायलेटरल है। ये सारी जो डिवीजन है ये अब हम यहाँ पढ़ने लगे हैं। बट ये जो डिवीजन है ये हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इसको जो है हम अपने नोट्स से पढ़ेंगे। एक मिनट जरा रुकिएगा।
जी अब हम इसको स्टार्ट करते हैं शेयर एप्लीकेशन। देखिए ये नोट्स हैं और ये नोट्स मैंने बुक से ही बनाए हुए हैं। सिर्फ फर्क ये है कि बुक में और इसमें सिर्फ फर्क ये है बेटा कि मैंने यहाँ हेडिंग और पॉइंट्स बना दिए। ये देखिए यहाँ पर जो है वो जब आप आगे देखते हैं यहाँ से, अब हम यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। यहाँ से जब हम देखते हैं तो ये यहाँ पर कोई हेडिंग या पॉइंट्स नहीं बने हुए। मैंने क्या किया है, मैंने उसको हेडिंग और पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दिया है। सिर्फ इतना है, बाकी सारा टेक्स्ट जो है वो बुक वाला है। बुक वाला टेक्स्ट ही यहाँ पर यूज हो रहा है। मैं आपके सामने जो है ये अभी आपके इसमें अपलोड करने लगा हूँ, ताकि आपको जो है वो अगर आपने अभी ये नोट्स उठाने हैं तो अभी उठा लें, बाद में उठाने तो बाद में उठा लेंगे, लेकिन ये नोट्स आपके पास होंगे तो आप ये चैप्टर बड़ी इजीली, बड़ी आसानी से जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नोट्स जो हैं ये अभी मैं अपलोड कर देता हूँ। यहाँ से जो है वो नोट्स आपके वो आपको मिल जाएंगे और आप इजीली डाउनलोड करके उसको जो है वो अपने पास रख सकते हैं। ये अपलोड हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर हम स्टडी स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा यहाँ पर देखिए कि ये पहला ग्रुप जो है इसको हम क्या कह रहे हैं, पैराजोआ। पहला ग्रुप है पैराजोआ। अभी जो पैराजोआ है ये ग्रुप कहां पर किस कैटेगरी में मौजूद है, ये ग्रुप कहां मौजूद है, जरा गौर कीजिए। अगर मैं ये मैप निकालता हूं तो ये वो ग्रुप है कि जिसको मैंने कल आपको कहा था कि ये ग्रुप जो है इसके अंदर टिश्यूज होते हैं, ऑर्गन्स नहीं होते। ठीक है, अभी हम यूमेटाजोआ पे नहीं गए, अभी हम एंसेस्टर्स के बाद पहला ग्रुप कंसल्ट कर रहे हैं और वो है पैराजोआ। गौर कीजिए इसके ऊपर। इस पैराजोआ, ये जो ग्रुप पैराजोआ है, इसका पहला फाइलम जो है, इसका पहला जो ग्रुप है उसको हम कहते हैं पोरीफेरा। पोरीफेरा, पोरीफेरा में पोरस का मतलब है पोर और फेरा का मतलब है बेयर। दे आर पोर बेयरिंग। इनके ऊपर छोटे छोटे सुराख होते हैं, पोर बेयरिंग होते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट ये देखिए कि दीज आर कॉमनली कॉल्ड एज स्पंजेस, और ये एक्वेटिक होते हैं और इनमें ये स्पंजेस होते हैं। और आजकल हम जो नॉर्मल यूज है ना हमारा, उसमें हम वो यूज कर रहे हैं। नॉर्मल स्पंजेस आर आर्टिफिशियल, वो इन्हीं को देखकर बनाई गई है। ठीक है, लेकिन हम बहुत से जगहों पर जैसे लैब्स वगैरह में इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं। वैसे तो हम स्पंजेस खुद बना चुके होंगे। ठीक है, आर्टिफिशियल स्पंजेस हमारे किचन्स वगैरह में बहुत ज्यादा यूज होती है। बेटा ये अपलोड हो चुका है, इसको देख लीजिएगा। आर्टिफिशियल स्पंजेस हमारे किचन वगैरह में बहुत ज्यादा यूज होती हैं, लेकिन ये जो नेचुरल स्पंजेस हैं ये ये भी यूज होती हैं। नॉर्मल स्पंजेस आर आर्टिफिशियल। अच्छा जी, ये एक्वेटिक है, कभी भी टेरेस्ट्रियल नहीं होंगे, ये हमेशा एक्वेटिक होंगे। ठीक है, 5000 स्पीशीज हैं, जिनमें से 150 स्पीशीज जो है वो फ्रेश वाटर में होती हैं, बाकी तमाम जो है वो मैरीन एनवायरनमेंट में होती है, समुद्रों में होती है। इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बेटा? एक्सटर्नल बॉडी स्ट्रक्चर इनका कैसा है ये भी मैं आपको अभी बताता हूँ। जरा एक दफा मैं जो है वो ALP ओपन कर लूँ, ताकि हम साथ के साथ ये देखते रहें कि हमने हर एक को कितना टाइम देना है, कितना कितना स्टडी करना है। ये आगे आपका ALP में आपने सिर्फ और सिर्फ फाइलम पोरीफेरा। हाँ ठीक है, आगे चलते हैं। सो अब आप यहाँ पर गौर कीजिए कि ये जो इनका बॉडी स्ट्रक्चर है वो क्या है, वो है ये काफी सेल्स होते हैं, इनमें कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल्स, नो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गन्स। अच्छा, ये बात थोड़ी सी गलत है, इनमें टिश्यूज होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इनमें टिश्यूज नहीं होते, इनमें टिश्यूज होते हैं, हाँ ऑर्गन नहीं होते। इनमें सिमेट्री कोई नहीं होती। याद रखिए, ये जो अभी हमने यहाँ पर देखिए, सिमेट्री किन में आ रही है? यूमेटाजोआ में जाके आ रही है। ठीक है, सिमेट्री यूमेटाजोआ में आनी है, जबकि ये हम पैराजोआ पढ़ रहे हैं, लिहाजा इनमें कोई सिमेट्री नहीं है। ठीक है, इनमें जो है वो बॉडी की 2 लेयर्स होती हैं, लेकिन ये वो वाली लेयर्स नहीं है जो एक्टो, मीजो और एंडो कल हमने पढ़ी थी, बल्कि ये 2 और लेयर्स हैं, पिनेकोडर्म और क्वेनोडर्म। ठीक है, पिनेकोडर्म और क्वेनोडर्म कौन सी है, जरा ये देख लेते हैं। बेटा ये जो डायग्राम आपके सामने यहाँ अवेलेबल है सेकंड पेज के ऊपर, ये बेटा ये है पिनेकोडर्म बाहर की, इसको पिनेको कहते हैं, और जो अंदर की लेयर है उसको हम कहते हैं क्वेनोडर्म। इसको क्वेनोडर्म का नाम दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। इनमें इन दोनों लेयर्स के दरमियान में मीजेनकाइम फ्लूइड मौजूद होता है, एक फ्लूइड है वो मौजूद होता है
जैसे हमारी बॉडी में फ्लूइड होते हैं, इनकी बॉडी में भी इन लेयर्स के दरमियान में फ्लूइड मौजूद होता है। स्केलेटन जो है वो इनका नीडल लाइक होता है, ठीक है, नीडल लाइक अरेंजमेंट होती है। अगर आपने स्केलेटन देखना है तो यहाँ देखिए, ये स्केलेटन के नीडल्स हैं, ये येलो कलर के, ये स्केलेटन के नीडल्स हैं, ये स्केलेटन के नीडल्स हैं। और ये नीडल्स जो हैं ये असल में हम इनका स्ट्रक्चर मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। और ये जो नीडल्स होते हैं ये कैल्शियम के बने हुए भी हो सकते हैं और सिलिकॉन के बने हुए भी हो सकते हैं। स्केलेटन जाहिर है वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इनको वाटर के अगेंस्ट सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इनको जो है वो काफी ज्यादा हेल्प आउट हो जाती है वाटर के अगेंस्ट। उसके बाद देखिए कि स्पाइक्यूल्स आर आल्सो प्रेजेंट एट ऑस्कुलम एंड ऑस्टिया। ये क्या चीजें हैं, ये मैं अभी आपको, ये थोड़ा सा आगे चल के ऑस्कुलम और ऑस्टिया ये मौजूद है, ये मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन स्पाइक्यूल इनके इर्द गिर्द भी मौजूद होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सिंगल कैविटी स्पॉन्जोसील, एक बड़ी सारी कैविटी होती है इनकी बॉडी में, नॉट मैनी पॉकेट्स। जिस तरह हमने कहा ना कि हमारी बॉडी में काफी कैविटीज होती हैं, ठीक है, तो इनकी बॉडी में एक ही कैविटी होती है और वो भी मीजोडर्म से नहीं बनी हुई। ये भी एक गौरतलब बात है कि वो जो कैविटी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, दैट इज नॉट फॉर्म्ड ऑफ मीजोडर्म। तो इस वजह से मीजोडर्म है ही नहीं इनमें, तो क्योंकि वो मीजोडर्म से नहीं बनी हुई, लिहाजा हम उसको ये कह देते हैं कि ये जो है वो सिंगल कैविटी है और इसका ताल्लुक बाकी मीजोडर्म वाली कैविटी से नहीं है। दिस कैविटी इज डिवाइडेड इनटू फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स और कैनाल्स लाइंड बाय फ्लैजिलेटेड कॉइनोसाइट्स। अब देखिए जो स्पॉन्जोसील होती है उसके अंदर फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं। एक बात ध्यान रखिए, क्वाइनो का मतलब होता है कॉलर, क्वाइनो का मतलब कॉलर होता है, ठीक है, गौर कीजिए यहां पर। ये है स्पॉन्जोसील बेटा, अंदर ये सारी स्पॉन्जोसील है। इस स्पॉन्जोसील की अंदर की लेयर जो है ये क्या कहला रही है, क्वाइनोडर्म। ये क्वाइनोडर्म कहला रही है, जो अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको कहा कि इसको हम क्वाइनोडर्म कहते हैं। ये क्वाइनोडर्म है। क्वाइनोडर्म के अंदर ये सेल होते हैं जिनको हम फ्लैजिलेटेड सेल्स कहते हैं, क्वाइनोसाइट्स। ये क्वाइनोसाइट्स मौजूद है। ये देखिए ये कॉलर है, जस्ट लाइक कॉलर, तो इस वजह से हम इनको क्वाइनोसाइट कहते हैं। और ये सारे क्वाइनोसाइट्स जो हैं वो क्वाइनोडर्म में यानी अंदर की लेयर में मौजूद होते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, नेक्स्ट क्या है, न्यूमरस पोर्स आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। ये पोर्स जो हैं ऑस्टिया और ऑस्कुलम। ऑस्टिया वो है जहां पे इनकी बॉडी में पानी एंटर होता है और ऑस्कुलम वो है जहां से वाटर निकलता है इनकी बॉडी से। अच्छा जी, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, दे आर सेसाइल। सेसाइल क्या होते हैं बेटा, सेसाइल वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपनी जगह पर अटैच रहते हैं, मूव कर सकते हैं लेकिन जगह शिफ्ट नहीं कर सकते। दे आर अनेबल टू रिलोकेट, अपनी जगह शिफ्ट नहीं कर सकते लेकिन मूव कर सकते हैं अपनी जगह पर रहते हुए। ऐसे ऑर्गेनिज्म को आप सेसाइल कहते हैं। दे कैन गेट फूड थ्रू द करंट मूविंग टूवर्ड देयर बॉडी। अब ये क्या करते हैं, इनकी तरफ जो पानी आता है ना, इनकी बॉडी तक जो पानी आता है, उस पानी में जितना फूड होता है ना, ये वो फूड जरूर इस्तेमाल करते हैं लेकिन ये जाके फूड नहीं ले सकते। सेसाइल है, हिल नहीं सकते अपनी जगह से, हाँ अपनी जगह पे रहते हुए मूव कर सकते हैं, अपनी ही जगह पे रहते हुए अटैच रहेंगे। तो इसका मतलब है इन तक फूड सिर्फ कैसे आएगा, पानी की लहर जो फूड ले आएगी बस वो फूड इन तक आ जाएगा, उसके अलावा इन तक कोई फूड नहीं आ सकता, ठीक है। देयर फूड इज मेनली ऑफ टू टाइप्स, ज़ूओप्लैंक्टन, ये होते हैं यूनिसेलुलर एनिमल्स। ज़ूओप्लैंक्टन्स को आप जो है वो यूनिसेलुलर एनिमल्स कहते हैं, यूनिसेलुलर एनिमल्स। और इसी तरीके से ये जो नीचे लिखा हुआ है फाइटोप्लैंक्टन, फाइटो का मतलब है प्लांट्स, ठीक है, तो यूनिसेलुलर प्लांट्स, ये यूनिसेलुलर प्लांट्स हैं, फाइटो का मतलब प्लांट्स है, तो ये यूनिसेलुलर प्लांट्स हैं और दूसरे जो है वो यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं। तो ये यूनिसेलुलर प्लांट्स और एनिमल्स जो है ना, ये पानी के धक्के से इन तक आ जाते हैं तो ये उसको खा लेते हैं। दूसरा, जो पानी में नीचे ऑर्गेनिक मटेरियल गिर रहा होता है, आपको अच्छे तरीके से पता है कि पानी में अगर कोई चीज डूब जाए तो वो नीचे बैठ जाती है, तो ऑर्गेनिक मटेरियल जो ऊपर से पानी में डूबता है और नीचे आता है वो इनका फूड होता है, और यूनिसेलुलर एनिमल्स और प्लांट्स जो पानी के जरिए इन तक आ जाए वो इनका फूड होता है, ये खुद जाके फूड नहीं ले सकते। सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, कोई नर्वस सिस्टम नहीं है। न्यूरॉन्स और न्यूरॉन सेल आर प्रोबेबली प्रेजेंट,
हाँ मतलब थोड़ा थोड़ा ये कोऑर्डिनेट कर लेते हैं, इनके अंदर न्यूरॉन जरूर मौजूद होते हैं, ठीक है, लेकिन नर्वस सिस्टम नहीं होता। इनमें रिप्रोडक्शन सेक्सुअल भी होती है, एसेक्सुअल भी होती है। बडिंग जो है वो एसेक्सुअल प्रोसेस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है बडिंग, ठीक है। तो बडिंग के जरिए ये जो है वो रिप्रोडक्शन करते हैं एसेक्सुअली, और सेक्सुअली जाहिर है कि इनमें जो है वो स्पर्म्स और एग्स होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। और अब हर्माफ्रोडाइट क्या है? अब यहां पर जरा गौर से सुन लीजिएगा, ये एक ही दफा की बात है। बेटा ये हर्माफ्रोस जो है ना, ये ग्रीक गॉड था, ग्रीक गॉड। और इसकी रियलिटी क्या थी कि इट इज बोथ मेल एंड फीमेल। सॉरी, हर्माफ्रोस जो है वो ग्रीक गॉड था जो डुअल नेचर का था। डुअल नेचर मतलब जिसका जो धड़ था वो एनिमल था और सर ह्यूमन का था। तो उसको ये कहा करते थे हर्माफ्रोस, डुअल नेचर का, ठीक है। तो हर्माफ्रोडाइट जो है उसका मतलब है डुअल नेचर, यानी हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या हुआ? डुअल नेचर, एक ही इंडिविजुअल है जिसमें मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन्स मौजूद हैं, तो उसको आप कहते हैं हर्माफ्रोडाइट, ठीक है। हर्माफ्रोस का मतलब डुअल नेचर होता है, डुअल नेचर का। तो इनमें जो है वो दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोटेंड्रस, इनमें मेल ऑर्गन पहले बनता है। जब मेल ऑर्गन पहले बनता है तो ऐसे फिनोमिना को आप क्या कहते हैं? प्रोटेंड्रस। कुछ स्पंजेस होती हैं जो हर्माफ्रोडाइट नहीं होती, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल होती है, इंटरनल नहीं हो सकती। इनके पास कोई कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं होता जो कि इनको इंटरनल फर्टिलाइजेशन के काबिल बनाए, लिहाजा इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। ये आपका जो है वो पैराजोआ कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे, यानी वो ऑर्गेनिज्म। अब आप अंदाजा लगाइए कितने लेस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है हमारी निस्बत, जो हायर ऑर्गेनिज्म है उनकी निस्बत ये इंतहाई लेस कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, इंतहाई लेस कॉम्प्लेक्स है। जबकि बाकी जो हैं, अब आगे जो आने वाले हैं वो अब कौन सा ग्रुप आ रहा है? वो आ रहा है यूमेटाजोआ, यानी अब आप एंसेस्टर में आगे निकल गए हैं, यूमेटाजोआ का ग्रुप आ रहा है। तो यूमेटाजोआ में अब आप देख लीजिए, इनमें अब जो है वो आगे डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन आ रही है या ग्रेड रेडिएटा आ रहा है। डिप्लोब्लास्टिक और रेडिएटा मैंने आपको कुछ कल भी बताया था, ये एक ही बात होती है। तो डिप्लोब्लास्टिक और रेडिएटा जो है ये हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि डिप्लोब्लास्टिक या रेडिएटा क्या चीज होती है।